तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। गाइस आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक भी, आसानी से समझ में आ जाता है और नीट के अंदर इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर देखो गाइस, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज? बर्थ कंट्रोल मेजर्स। तो देखो गाइज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाता है? बर्थ कंट्रोल मेजर्स, यानी कि शिशु जन्म की वो क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल्स के प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो देखो गाइज, इसके अंदर बर्थ कंट्रोल मेजर्स में क्या आ जाते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ते हैं अपन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि गर्भ निरोधक। अब देखो गाइस, गर्भ निरोधक उपाय ये नॉर्मली सब जानते होंगे, और बेसिकली जो नहीं जानते उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू कपल्स है उनको इनकी इन्फॉर्मेशन सही और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो आज अपन इन्हीं का अध्ययन करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। अब देखो गाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर पहले मेथड्स कौन से आ जाते हैं? इसमें अपन नेचुरल मेथड्स पढ़ते हैं अपन। अब देखो गाइस, नेचुरल मेथड्स यानी कि प्राकृतिक मेथड्स। अब देखो गाइस, प्राकृतिक मेथड है तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इनके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। भले प्राकृतिक मेथड है, साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं होते, लेकिन इनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अभी नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो नेचुरल मेथड्स होते हैं इसके अंदर 3 विधियाँ पढ़ते हैं अपन। इसके 3 टाइप्स आते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एक आ जाता है विथड्रोवल इंटरप्टस, और एक कौन सा आ जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस है। तो देखने का नेचुरल मेथड से साइड इफेक्ट्स इनके कोई भी नहीं होते हैं, बट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो भाई, इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसके टाइप्स में फर्स्ट कौन सा पढ़ते हैं अपन? विथड्रोवल या जिसे अपन क्या कहते हैं, कोइटस इंटरप्टस। अब देखो गाइज, विथड्रावल के अंदर, विथड्रावल हिंदी में बोलते हैं जैसे बहिर्स्खलन, यानी कि कोइटस इंटरप्टस। अब देखो गाइज, इसके अंदर क्या होता है कि वो कपल्स होता है, जो कपल से मिथुन की क्रिया कर रहे हैं, यानी कि कोपुलेशन की क्रिया हो रही है। तो कोपुलेशन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि इसके अंदर जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है, जैसे उसको लगता है कि उसके सीजन से वीर्य बाहर निकलने वाला होता है, तो वो तुरंत क्या करता है, जो अपना शीशन होता है उसको मादा की योनि से बाहर निकाल लेता है। यानी कि वो स्खलन मादा की योनि में ना करके कहाँ करता है, बाहर करता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, बहिर्स्खलन कहते हैं, यानी कि विथड्रोवल कहते हैं। समझ में आएगा? तो विथड्रोवल के अंदर क्या क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो स्खलन होता है वो मादाई योनि में ना करके बाहर किया जाता है। समझेगा कि विथड्रोवल के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्खलन होता है उसके तुरंत पहले मेल पार्टनर क्या करता है कि जो अपनी शीशन होता है उसको मादा की योनि से बाहर निकाल लेता है, और जो स्खलन होता है वो मादा की योनि में ना करके बाहर करता है। तो जिससे क्या होते हैं गाइस कि प्रेगनेंसी मेंटेन होने की संभावना बहुत कम होती है, बट ये इसके अंदर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। अब आप समझ सकते हो गाइस कैसे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो कौन सा आ जाता है गाइस, पहला विथड्रोवल या कोइटस इंटररप्टस है। समझ में आएगा? जिसमें स्खलन मादा की योनि में ना करके बाहर किया जाता है। अब देखो गाइस, जिसके अंदर दूसरा कौन सा आ जाता है, तो देखते हैं गाइस, दूसरा आ जाता है इसमें, पहला हो गया विथड्रोवल, दूसरा पढ़ते हैं अपन पीरियोडिक एब्सटिनेंस है।
अब देखो गाइज, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर क्या किया जाता है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर तो देखो गाइज, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पर मैथुन की क्रिया नहीं की जाती है, यहाँ पर मैथुन की क्रिया नहीं की जाती। ओव्यूलेशन देखो गाइज, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन होता है, तो उसके 14 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन ओव्यूलेशन हो गए, यानी कि अंडा बाहर निकल जाता है। लेकिन देखो वो अंडा जो बाहर निकलता है 14वें दिन है, वो देखो उसके 3 दिन बाद में और 3 दिन पहले तक क्या होता है, सक्रिय रहता है। तो जिस वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है कि 10वें दिन से लेकर के 70वें दिन तक मैथुन की क्रिया नहीं की जाती। तो देखो गाइस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि 10वें दिन से लेकर के 70वें दिन तक मैथुन की क्रिया नहीं की जाती है। समझ में आएगा कि यहाँ पर 10वें दिन से लेकर के 70वें दिन तक मैथुन की क्रिया नहीं की जाती है, क्योंकि देखो गाइज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है उस दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो देखो इससे 3 दिन बाद तक और 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मैथुन की क्रिया नहीं किया जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क पीरियड होता है। समझ में गाइस, तो यहाँ पर 10th डे से लेकर के 17th 70वें दिन तक है। देखो गाइस, ये क्या होता है, रिस्क पीरियड होता है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा होती है। समझ में गाइस, जिसलिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर क्या करता है कि जो कपल होता है वो 10वें दिन से लेकर के 70वें दिन तक मैथुन की क्रिया को नहीं करता है, उसे छोड़ देता है। समझ में आएगा इस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से। अब इसके अंदर तीसरा आ जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो देखो गाइज, थर्ड पढ़ते अपन लैक्टेशनल। तो देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या होता है कि जब एक माँ होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, 6 महीने तक पिलाती है। तो देखो गाइस, जब एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। तो जब प्रोलैक्टिन का स्तर उच्च होता है तो जिस वजह से क्या होता है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर 6 महीने तक क्या नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं चलते, तो जिससे अंडा बाहर नहीं आएगा। अगर इस दौरान अगर एक फीमेल को स्पर्म मिल भी जाता तो वो क्या नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, ओवम ही नहीं आ पा रहा। तो देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या होता है कि यह विधि 6 मंथ तक सेफ है। समझ आएगा, 6 महीने तक सेफ है। अब देखो गाइस क्या होता है, स्तनपान के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है, यानी कि यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होता। इसका कारण क्या है, तो देखो गाइस लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है, कि जो प्रोलैक्टिन का उच्च स्तर होता है वो LH और FSH का संदमन करता है। समझ में आएगा इसे, यानी कि प्रोलैक्टिन का स्तर इस समय उच्च रहता है, तो प्रोलैक्टिन का उच्च स्तर LH हार्मोन
और एफएसएच हार्मोन। एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच को बोलते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अंडोसक ओवुलेशन के लिए क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके एब्सेंस में ओवुलेशन नहीं होता। तो समझ में आएगा, जब फीमेल के अंदर 6 माह तक ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान अगर एक फीमेल को स्पर्म मिल भी जाता तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। समझ में आएगा। तो ये क्या आते हैं, नेचुरल मेथड्स से, जिसमें अपन 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसमें कौन से, प्राकृतिक मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में दूसरा कौन सा आता है गाइस, अब प्राकृतिक मेथड्स हो गए। अब करते हैं अपन कृत्रिम मेथड्स। तो देखो गाइस, कृत्रिम मेथड्स के अंदर पहले कौन से आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स। बैरियर्स का अर्थ क्या होता है, अवरोधक। तो देखो फिजिकल बैरियर्स में क्या करते हैं, अवरोधक, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है उसको फ्यूज होने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, अवरोधक बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। और अवरोधक के अंदर क्या किया जाता है कि स्पर्म एंड ओवम को फ्यूज होने से रोका जाता है। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स कौन से आ जाते हैं फिजिकल बैरियर्स में, कॉन्डम्स। हर देखो जो कॉन्डम्स है वो मेल कॉन्डम्स भी आते हैं और फीमेल कॉन्डम्स दोनों अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो देखो भाई इसके एग्जांपल्स में कौन से आ जाते हैं, मेन कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स दोनों ही अवेलेबल है। फीमेल कॉन्डम्स तो कौन कौन से आ जाते हैं गाइस, जैसे डायाफ्राम, आ जाता है, वोल्ट्स आ जाते हैं, डायाफ्राम आ जाते हैं, वोल्ट्स आ जाते हैं, सर्वाइकल कैप्स आ जाती है। तो भाई इनके अंदर जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, डायाफ्राम, वोल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स है, इनको क्या करती है कि फीमेल होती है वो कोपुलेशन की क्रिया के दौरान क्या होती है, उससे पहले क्या होती है कि अपनी जो योनि होती है, वेजाइन होती है, उसके अंदर क्या कर लेती है, उनको ढक लेती है, ताकि यहाँ पर क्या ना हो, उसको स्पर्म अवेलेबल ना हो। समझ में आएगा। और फीमेल कॉन्डम्स के अंदर देखो ये कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है। समझ में आएगा, जिससे क्या किया जाता है गाइज, तो ये क्या जाता है गाइज, मेल कॉन्डम्स है। और जिसे क्या किया जाता है गाइज कि जो मेल होता है वो अपने शीशन के ऊपर मैथुन की क्रिया के दौरान, मैथुन की क्रिया से पहले क्या किया जाता है, अपने शीशन के ऊपर पहन लेता है, ताकि क्या होता है, अब यहाँ से देखो जब स्खलन होता है तो जो वीर्य रहता है वो इसके आगे यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। वो कहाँ नहीं जा पाता, योनि के अंदर, यानी कि वेजाइना के अंदर नहीं जा पाता है। समझ में आएगा। और जब फीमेल को स्पर्म नहीं अवेलेबल नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। समझ में। और जो मेल कॉन्डम्स होते हैं वो अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल भी है, आसानी से मिल जाते हैं, फ्री ऑफ, और जो गवर्नमेंट्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल कराती है। और देखो जो मेल कॉन्डम्स होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं। जबकि मेल कॉन्डम्स को रीयूज किया जा सकता है या रीयूजेबल। समझ में आएगा। इनको एक फीमेल्स होती है वो दोबारा उपयोग में कर सकती है, जबकि मेल कॉन्डम में ऐसा नहीं होता है, एक बार यूज करने के बाद में उसे फेंक दिया जाता है। समझ में आएगा। तो ये तो क्या थे प्राकृतिक मेथड्स में, पहला कौन सा आ गया, फिजिकल बैरियर्स। अब दूसरा इसमें कौन से पढ़ते अपन गाइज, आईयूडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे कौन से आ जाते हैं गाइज, आईयूडी। फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। तो देखो आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये ऐसी युक्तियाँ होती है जिन्हें क्या किया जाता है, फीमेल के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और देखो गाइस जो आईयूडीज होते हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है।
ये क्या है गाइस, भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और इन्हें क्या किया जाता है, आईयूडीज को मादा के गर्भाशय में डॉक्टर्स नर्सेस की सहायता से इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब देखो गाइज, आईयूडी अपन 3 प्रकार के आईयूडी पढ़ते हैं, तो कौन कौन से आ जाते हैं गाइज 3 प्रकार के आईयूडी, तो देखते हैं गाइज। इधर लिखते हैं अपन आईयूडी का प्रकार, इधर बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की, और इधर पढ़ते हैं उसकी क्रियाविधि। तो देखो गाइज, आईयूडी, तो आईयूडी के अंदर पहला प्रकार तो कौन सा आ जाता है गाइज, नॉन मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, देखो गाइज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल्स क्या है, लिपेस लूप है। और इसकी क्रियाविधि क्या होती है कि शुक्राणु को स्पर्म के भक्षण को प्रेरित करता है। समझ में आएगा कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी उसका एग्जांपल कौन सा, लिपेज लूप। लिपेज लूप क्या करते हैं, शुक्राणु की स्पर्म को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ में आएगा। अब दूसरा कौन सा आ जाता है, कॉपर स्त्रावी आईयूडी। अब देखो कॉपर स्त्रावी आईयूडी क्या करते हैं, कॉपर आयंस को रिलीज आउट करते रहते हैं। अब देखो कॉपर स्त्रावी आईयूडी के एग्जांपल याद रखना, कॉपर टी आ जाता है, कॉपर 7 आ जाता है, मल्टीलोड 375 आ जाता है, और कॉपर लूप आ जाता है। तो ये क्या आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। और देखो गाइज, कॉपर स्त्रावी आईयूडीज क्या करते हैं, कॉपर स्त्रावी आईयूडी क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर आयंस होते हैं वो स्पर्म की गतिशीलता को, यानी कि मोटिलिटी एवं निषेचन क्षमता को कम कर देता है। समझ में आएगा। तो कॉपर आयंस का काम क्या होता है कि शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं और उसकी निषेचन क्षमता को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब इसमें थर्ड आ जाता है लास्ट कि नॉन मेडिकेटेड हो गए, कॉपर स्त्रावी आईयूडी हो गए। अब कौन से आ जाते हैं गाइज, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन से आ जाते हैं गाइज, LNG-20 और एक आ जाता है प्रोजेस्टेरोन। समझ में गाइज, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद रखना। और तो गाइज हार्मोन रिलीजिंग से तो यानी कि हार्मोन्स को स्रावित कर दे, तो हार्मोन्स क्या करते हैं गाइज, अंडोत्सर्ग को अंडोत्सर्ग का संबंध कर देते हैं, अंडोत्सर्ग को होने नहीं देते हैं, ओव्यूलेशन को क्या करेंगे, ये रोकेंगे। समझ में आएगा गाइज। तो ये आईयूडी के प्रकार, और इसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखना गाइज। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये एग्जांपल दे देगा और इनमें से बोलेगा कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन से, तो तुमको पहचाना पड़ेगा कि LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर लूप, ये क्या है, कॉपर स्त्रावी आईयूडी है। और लिपेज लूप ये क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। समझ में आएगा गाइज। अब देखो गाइज, इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर जो कृत्रिम मेथड्स थे जिसके अंदर अपन ने 2 पढ़ लिए। अब थर्ड कौन सा आ जाता है, गर्भ निरोधक गोलियां।
यानी कि पिल्स। अब देखो गाइज, गर्भनिरोधक गोलियाँ क्या करती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये प्रोजेस्टेरोन की या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। तो देखो गाइज, फर्स्ट ऑफ समझ में आएगा इसे। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये गोलियाँ प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। अब ये तो प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बनी है, बल्कि प्रोजेस्टेरोन तो क्या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। फिर ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकेगा, तो देखो गाइस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक लेवल तक काम करता है, लेकिन हम प्रोजेस्टेरोन को बाहर से ले रहे हैं, तो यानी कि इसका स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि क्या करता है गाइस, ओव्यूलेशन को रोकता है। तो देखो गाइस, प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्तर प्रोजेस्टेरोन का जो अधिक स्तर होता है वो ओव्यूलेशन को रोकेगा। समझ में आएगा इस। अब देखो गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर, तो देखो गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो एक तो आ जाता है मालाडी। मालाडी ये स्टीरोइडल पिल है। और दूसरी बात क्या याद करना, अब स्टीरोइडल पिल क्यों, क्योंकि ये किसके मिलकर बनी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से मिलकर बनी होती है। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कैसे होते हैं, स्टीरोइडल हार्मोन्स होते हैं ना। तो मालाडी क्या है, एक प्रकार की स्टीरोइडल पिल है और डेली पिल है, यानी कि इसे रोजाना लेना पड़ता है। समझ में आएगा इसे। तो मालाडी स्टीरोइडल पिल है और डेली पिल है। और एक एग्जाम्पल और आ जाता है सहेली। हाँ गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सहेली। तो देखो गाइज, सहेली के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है। पहली बात तो ये नॉन स्टीरोइडल गोली है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स हाँ गाइज, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये कैसी है, नॉन स्टीरोइडल गोली है। और देखो गाइज, दूसरी बात, नॉन स्टीरोइडल गोली साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और ये क्या है, साप्ताहिक पिल है, यानी कि इसे सप्ताह में एक बार लेना पड़ता है, इसे डेली डेली लेना नहीं पड़ता है। जबकि जो मालाडी थी वो डेली पिल थी, इसे रोज लेना पड़ता था। जबकि सहेली क्या है, एक प्रकार की साप्ताहिक पिल है, इसे रोज लेना नहीं पड़ता है। और देखो गाइस, ये क्या करती है, काम कैसे करती है कि एस्ट्रोजन ग्राही को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और देखो इसके बारे में एक बात और याद रखना, इसका निर्माण किसने किया था, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि कहाँ है, लखनऊ में। समझ में गाइस। तो सहेली से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ये बातें आपको याद रखनी है कि सहेली एक प्रकार की नॉन स्टीरोइडल गोली, यानी कि इसमें हार्मोन नहीं होता है। दूसरी, जिस वजह से इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, साप्ताहिक पिल है, एस्ट्रोजन ग्राही को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और CDRI ने इसका निर्माण किया था। समझ में आएगा इस। तो देखो ये तो क्या हो गई